नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। पहले बात राजनीति की। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले तमाम राजनीतिक दल बैठकों और खेमेबंदी में जुट गए हैं। आज 38 दलों के साथ बीजेपी के आला नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक शुरू हो गई है, जहां प्रधानमंत्री की अगुवाई में वो मौजूद हैं यहाँ पर और बैठक हो रही है। और उधर बेंगलुरु में विपक्ष के 26 दल एक साथ जुटे। उन्होंने अपने गुट को नया नाम दिया है इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। 2 दिनों तक चली विपक्ष की बैठक का आज आखिरी दिन था और आज इसका समापन हुआ है। Now Modi ji is calling NDA meeting with 30 parties. I don't know where 30 parties are there, whether they are registered parties in Election Commission. Let us challenge India. NDA, can you challenge India? Bhajpa, can you challenge India? The other people, can you challenge India? We love our motherland. लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल यही कि विपक्ष की बैठक बेंगलुरु में हुई है और उन्होंने अपने इस गुट को नया नाम दिया है इंडिया, यूपीए नहीं है। क्या राय है आपकी इस इंडिया पर? देखिए, मैं एक बहुत पुराना गीत है कि भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इन पूरे के पूरे अलायंस के ज़्यादातर लोगों का कॉमन कैरेक्टर है कुशासन, करप्शन, कम्युनलिज्म। अब इस कुनबे का अगर कॉमन कैरेक्टर कुशासन, करप्शन और कम्युनलिज्म है, उसके बाद आप उसका नाम इंडिया दे रहे हैं, तो आपकी वो सोच और सनक, जो सोच और सनक की कभी थी कि इंडिया इज़ इंदिरा, जो सोच और सनक थी कि कांग्रेस इस कंट्री, उसको प्रदर्शित करता है। और उससे भी ज़्यादा मुझे अब तो तरस आ रहा है उन लोगों पर जो कि इस चतुराई के चक्रव्यूह में, कांग्रेस की इस चतुराई के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस गए हैं। और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी जो इंडिया इज़ इंदिरा, वो कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस इस कंट्री की सोच और सुरूर और सनक वाली पार्टी रही हो, वो जो है वो एक गठबंधन का नाम देश के नाम से जोड़े, तो अपने आप में इस सामंती सोच को जो है वो देश न स्वीकार करेगा और न देश उसको कभी जो है सम्मान करेगा। जी नकवी जी, तो ममता बनर्जी ने यहाँ पर, अब मैंने सुना है आपको, उन्होंने पूछा भी है कि एनडीए बनाम इंडिया को कैसे चैलेंज करेंगे। मैं वही तो मैं ताज्जुब कर रहा हूँ कि ममता जी भी एनडीए का कभी हिस्सा रही थी, वो खुद भी कांग्रेस की चतुराई के चक्रव्यूह में फंस गई हैं। मैं उस पर कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर समझने की ज़रूरत है कि आप जो है वो विपक्ष जो है वो मजबूती के साथ लड़े, मुद्दों के साथ लड़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप इस पूरे के पूरे अलायंस का एक मुद्दा देखेंगे, मोदी हराओ, मोदी हटाओ। ये मुद्दा कभी भी देश में नहीं चला है। या तो उन पर चला है, या तो आपकी जो है वो नाकाम सरकार रही हो या नाकारा नेतृत्व रहा हो। यहाँ पर जो है वो कामयाब सरकार है और कुशल जो है वो उसका सारथी है। आज जो है वो देश में जो पहली बार है निधि जी कि आज़ादी के बाद कि एक गैर कांग्रेसी सरकार अपना 2 कार्यकाल पूरा करते हुए तीसरे कार्यकाल की तरफ सफलता के साथ आगे बढ़ रही है। और इसी वजह से ये 24 के चुनावी चूल्हे पर जो है वो खिचड़ी तैयार की जा रही है। अब इस खानदानी खिचड़ी जो है वो खुरचन बनेगी या खिचड़ी बनेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि 2018 में जब कुछ राज्यों में इनकी थोड़ी अच्छी
प्रदर्शन हुआ था, तो उस वक्त भी इसी तरह का इन्होंने आवाज़ दो हम एक हैं कह करके हैदराबाद में एक बड़ा भारी जो है वो तथाकथित गठबंधन का जो है वो गोला फेंका था। लेकिन जिन सज्जन ने उस वक्त गठबंधन की शुरुआत की थी वो शायद आज गए भी नहीं मीटिंग में। तो इसलिए जो है वो मैं मानता हूँ कि खुशफहमी में कोई एतराज, किसी को आपत्ति नहीं है, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और गलतफहमी इतनी बड़ी कि आप देश से अपने को बड़ा मान लो, आप अपने गठबंधन को देश के नाम से जोड़ दो, तो मुझे तो आश्चर्य हो रहा है उन लोगों पे भी जो लोग कि अभी तक जो है वो गैर कांग्रेसवाद का झंडा लेके घूम रहे थे। उन्होंने कैसे ये स्वीकार किया? नकवी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि दिल्ली में जो 38 पार्टियों की बैठक चल रही है, उन्होंने एक तरह से सवाल उठाया है कि ये कौन सी पार्टियां हैं, और कहा है कुछ तो शायद रजिस्टर्ड भी नहीं है। देखिए, एक चीज आपको समझना होगा, कांग्रेस पार्टी जो है वो नेचुरली इसको लीड कर रही है, इसमें कहीं कहने कोई इसमें कहीं पर भी जो है वो शक और शुबह की गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस इस गठबंधन को लीड कर रही है और जो एनडीए है उसका नेतृत्व जो है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस की गठबंधन को लेकर नीति क्या रही है, नीयत क्या रही है। उन्होंने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद के अधिवेशन में जो एक प्रस्ताव पंचगनी में जो लिया था, उसमें कहा था कि जो क्षेत्रीय दल है वो राष्ट्रीय हितों के खिलाफ भी हैं और राष्ट्रीय हितों के जो है वो लिए खतरा भी हैं। वहीं मोदी जी ने क्या कहा, और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने क्या कहा है हमेशा, कि क्षेत्रीय दलों और क्षेत्रीय आकांक्षाएं राष्ट्रीय हितों को मजबूत करने में मददगार हैं, खतरा नहीं कहा कभी। तो आज भी कांग्रेस के, ठीक है कांग्रेस की जमीन बंजर हो, लेकिन अभी भी उनके हाथ में बेवफाई का खंजर है, ये उनके साथी भी अच्छी तरह जानते हैं। जी नकवी जी, लेकिन एनडीए खेमे के लिए भी सीटों का बंटवारा चुनौती होगी 2024 में। आप बिहार की अगर बात कर लें तो अब देखिए चिराग पासवान, पारस पासवान के बीच खींचतान हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन मांझी भी अब जुड़ गए, सीटों के दावेदार हैं वो भी, तो ये एक चैलेंज रहेगा। देखिए, एनडीए जो है, अटल जी के समय का एनडीए आप देख लें या मोदी जी के समय का, वो इस गठबंधन के मामले में बहुत ऑनेस्ट और बहुत जांचा परखा खरा रहा है। और आप उस समय भी जो है वो ममता जी एनडीए में थी, नीतीश कुमार जी एनडीए में थे, नवीन पटनायक जी एनडीए में थे, चंद्रबाबू नायडू जी एनडीए में थे, डीएमके एनडीए में था, और मतलब जितने भी बड़ी पार्टियां अगर आप जोड़ लें तो सब एनडीए में थे। और हमने सबके सीटों के बंटवारे भी बहुत खूबसूरती के साथ किए और जीते भी। उसी तरह से 2014 में एनडीए लड़ा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 2014 में भी आई और 2019 में भी आई, और हमने एनडीए के साथियों को साथ लेकर के सरकार बनाई और चलाई भी। तो एनडीए के लोग अच्छी तरह से इस बात को, नीयत को भी हमारी जानते हैं और नीति को भी जानते हैं। जो गठबंधन के प्रति हमारी नीति और नीयत है वो ईमानदार भी है और साथ ही साथ सबको साथ लेकर के चलने की भी है। इसलिए कोई प्रॉब्लम के गठबंधन में अभी और भी लोग आने वाले हैं, उसके बावजूद भी कोई समस्या नहीं और सभी लोग मिल करके साथ चलेंगे। हमने अभी भी कभी भी जो है वो नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाया अपने ऑफिस में, अपने जहां, इसलिए लोग आते रहे। बड़ी बात है कि नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाया। सर, आखिर में यही कि जो विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है इंडिया का, उससे मुकाबले की क्या रणनीति होनी चाहिए, होगी? अब राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि मोदी जी और इंडिया के बीच लड़ाई है। देखिए, नैरेटिव उनका जो है वो कोई नया तो है नहीं। आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी जी को जनता ने जनादेश 2014 में दिया, तब से लेकर के आज तक ये जो डिफीटेड डायनेस्टी है वो डिप्रेशन में रही, और उसका डिप्रेशन का नतीजा रहा कि हर दिन एक फेक फैब्रिकेटेड किस्से कहानियाँ गढ़ते रहे, और गढ़ने के बाद जो है वो अपने आप जो है वो अपने मुंह औंधे मुंह गिरता रहा। और मैं आपको एक बात बताऊं ना, ये जो अभी 2014 में इन्होंने प्रयास किया, तो उसके बाद 2019 में इन्होंने हाहाकार हंगामा किया, तो 2014 में जनता ने 283 दिया, 2019 में 303 से ज़्यादा दे दिया। अब जो है वो 2024 में जो 24 के चुनावी चूल्हे पे इनकी
चुनावी खिचड़ी तैयार हो रही है। आपको हम बता दें कि इनको जो है वो 24 के चुनाव में 440 का झटका लगेगा। ये अच्छी तरह से इस बात को भी जानते हैं कि न ये अकेले मोदी जी को हरा सकते हैं, न ये मिल करके अखाड़े में गिरा सकते हैं, क्योंकि मोदी जी के काम की गिनती ने विपक्ष के सारे गणित को बिगाड़ दिया है। लाखवी जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहरहाल बैठकों का दौर जारी है और अब मैं अपने सहयोगियों के पास चलती हूँ, अखिलेश शर्मा मनोरंजन भारती के पास। अखिलेश शर्मा इस समय ओशको होटल, जहाँ पर बीजेपी की बैठक चल रही, वहाँ पर मौजूद हैं। तो पहले अगर अखिलेश मैं आपसे पूछ लूँ, क्योंकि हमने बेंगलुरु पे बहुत चर्चा की है, मनोरंजन से अब आगे पूछेंगे, लेकिन पहले आपसे इस समय वहाँ से क्या कुछ निकल कर आ रहा है? 38 दल वहाँ पर मौजूद हैं, कितनी उम्मीद, क्या क्या चुनौतियाँ एनडीए के सामने? देखिए, चुनौतियां तो काफ़ी हैं, क्योंकि 9 साल सत्ता में रहने के बाद आपके पास जब चुनावी साल में आप उतरते हैं और सामने विपक्षी पार्टियां इकट्ठा होने का प्रयास करती हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती हो जाती है। दूसरी चुनौती ये भी हो जाती है निधि कि जिन पार्टियों के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं, जिनमें 3 राज्य प्रमुख हैं। देखिए, बीजेपी को 2019-2014 में अगर सत्ता में पहुंचाया है, 300 पार पहुंचाया है, तो 3 राज्यों की प्रमुख भूमिका है, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी को लगता है कि ज़्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र में जिस तरह से उसका गठबंधन टूटा था शिवसेना से यहाँ और जेडीयू से बिहार में, तो उसको ठीक करने का प्रयास बीजेपी कर रही है। लेकिन सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा नए सहयोगी दलों के बीच में, ये भी एक चुनौती बीजेपी के सामने रहेगी। आज जिस तरह से बेंगलुरु में बैठक हुई है, सारी पार्टियां इकट्ठा हुई हैं, जो नामकरण संस्कार वहां पर हुआ और जो इंडिया नाम दिया गया है, ये निश्चित रूप से बीजेपी के सामने कई चुनौतियां पेश करता है। कुछ देर पहले जो आप मेरे पीछे गाड़ी देख रही हैं, ये पीएम नरेंद्र मोदी की सरकारी गाड़ी है। इस गाड़ी से जब वो आए थे तो यहाँ पर 5 प्रमुख नेता उन्हें रिसीव करने के लिए खड़े थे। ये अपने आप में एक संकेत देने का प्रयास बीजेपी ने किया था। उत्तर से जेपी नड्डा वहाँ पर मौजूद थे, पूर्व से जीतन राम मांझी वहाँ पर मौजूद थे, पश्चिम की बात करें तो एकनाथ शिंदे वहाँ से मौजूद थे, तमिलनाडु की बात करें तो पळनिस्वामी एआईडीएम के नेता वो मौजूद थे, और पूर्वोत्तर से नेफियो रियो मौजूद थे। तो ये एनडीए का इंडिया है, ये मैसेज देने का प्रयास बीजेपी ने इस फोटो के जरिए किया था। और इसी तरह के कई फोटो अंदर भी खिंचवाए गए हैं, जहां पर कि पीएम मोदी के साथ सारे जो आज नए सहयोगी आए हैं, पुराने सहयोगी थे, इनके साथ एक फोटो सेशन किया गया, एक वीडियो भी उसका सामने आया है। और निश्चित तौर पर बीजेपी चर्चा करेगी कि आने वाले दिनों में एनडीए को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे इसमें नए दलों को जोड़ा जाए। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, ये भी तय करेगी बीजेपी की राज्य स्तर पर जाकर किस तरह से बातचीत की जाए ताकि जो विवाद सुलझाया जा सके। आपने कुछ देर पहले नकवी जी से पूछा भी था कि किस तरह से चिराग पासवान का अपने चाचा के साथ विवाद चल रहा है, तो बीजेपी के सामने ये भी चुनौती होगी कि उन दोनों को कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे एक फार्मूले पर पहुंचा जाए। बिल्कुल मनोरंजन, आप हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, 2024 से पहले एक दौड़ तो शुरू हो ही गई है। अगर 26 पार्टियां वहां पर, तो यहाँ पर 38 पार्टियों को लाने की पूरी कोशिश की गई। बयान जो वहां से आए हमने सुनाए, लेकिन अब वो इंडिया का मुकाबला किस तरह से बीजेपी का इंडिया का जवाब होगा, ये अब शायद खासा दिलचस्प होता हुआ दिखेगा। देखिए, बंगलौर की मीटिंग और दिल्ली की मीटिंग ने अब तो ये तय कर दिया कि इस देश में अब कोई राजनीतिक स्पेस आपके पास किसी पार्टी के पास बचा नहीं है। एक लकीर खींच दी गई है, या तो आप इस पार रहिए या उस पार रहिए। एक लकीर जो है विपक्ष ने खींची है, वो इंडिया नाम दिया। अब उनका कहना है कि ये लड़ाई जो है एनडीए बनाम इंडिया की है, ये लड़ाई मोदी वर्सेस इंडिया की है, ये लड़ाई बीजेपी की विचारधारा बनाम वर्सेस इंडिया की है। तो ये इंडिया वर्ड जो उन्होंने विपक्ष ने दिया, काफ़ी सोच समझकर और माथापच्ची करके ये वर्ड लाए हैं। एक ऐसा शब्द है जिसको कि पॉपुलर करने के लिए आपको कोई कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक ये शब्द सबको मालूम है, इसलिए और इसको आप इंडिया की लड़ाई से जोड़ करके देख सकते हैं। तो ये राहुल गांधी ने भी कहा, ममता बनर्जी ने भी कहा, खड़गे साहब ने भी यही कहा है। तो अब जो 26 दल यहाँ थे और उनका ये मानना है कि एक जो एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला है, वो एक ऐसा सीमेंटिंग फैक्टर है जो इन सभी दलों को इकट्ठा आने के लिए मजबूर कर दिया है। रही अब सीट शेयरिंग और बाकी चीज़ों की, तो हमें बताया गया है कि एक अलग से सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। इस इंडिया जो गठबंधन है उसका
एक कैंपेन मैनेजर होगा जो कि इन सारे नेताओं के जो चुनाव प्रचार के लिए जो है उसका मैनेजमेंट करेगा। और आने वाले दिनों में जो मुंबई की मीटिंग होगी उसमें जो है ये बात तय की जाएगी कि किस ढंग से किन राज्यों में किस ढंग से गठबंधन किया जाएगा, क्योंकि हर राज्य में कुछ न कुछ जो है पेच है, एक दल दूसरे दल के आमने सामने है, खासकर कांग्रेस और क्षेत्रीय दल। तो बंगाल से लेकर के पंजाब तक ये उनको कांग्रेस को और बाकी क्षेत्रीय दलों को बैठ करके ये तय करना होगा कि आगे की रणनीति सीट शेयरिंग को लेकर के किस बेसिस पे करनी है, कैसे करनी है, उसके लिए क्या कोई फॉर्मूला हो सकता है। क्योंकि आज की बैठक को लेकर के एक राहत की सांस इन विपक्षी दलों में या कांग्रेस पार्टी में इस बात को लेकर के राहत की सांस ली कि आम आदमी पार्टी भी कल से इस बैठक में शामिल थी और पवार साहब आज सुबह आ गए थे। तो इसलिए दो बड़े नेताओं के भी होने से एक संतोष का भाव कांग्रेस नेताओं में था कि चलिए इन दोनों के नेताओं के शामिल होने से सब कुछ ठीक हो गया। और सोनिया गांधी की भूमिका को लेकर के एक सवाल है कि आखिर सोनिया गांधी की क्या भूमिका होगी, लेकिन हमें बताया गया है कि जो भी गठबंधन बनेगा उसमें खड़गे साहब की भी भूमिका काफ़ी अहम होगी और एक कन्वेनर जो है संयोजक चुना जाएगा जो शायद नीतीश कुमार। बिल्कुल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्तार अब्बास नकवी को कहते हुए हमने सुना कि दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं, तो क्या ये दल मजबूत रहेंगे, यहाँ से उधर से आना जाना तो नहीं रहेगा? बहरहाल ये एक बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन अब 2024 से पहले राजनीति गर्माती जा रही है। और आगे ब्रेक में जाने से पहले जल्दी से आपको खबर दे दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करते हुए विपक्षी दलों पर उन्होंने जोरदार हमला किया है। बेंगलुरु में चल रहे विपक्षी दलों की बैठक को भ्रष्टाचारी सम्मेलन करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग देश की बदहाली के लिए जिम्मेदार हैं वो अपनी दुकान खोलकर हमें रोकना चाहते हैं। आप देखते हैं 6 महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप में घिरे बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण की आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने राहत देते हुए 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। अब नियमित जमानत पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी। मंगलवार को भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। पेश होते ही कोर्ट में उन्होंने जमानत अर्जी लगाई। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि उन्हें बिना गिरफ्तार किए चार्जशीट पेश की गई है और वो किसी गवाह से नहीं मिले हैं। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी बृजभूषण और सह आरोपी विनोद तोमर को 25-25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। जज साहब ने मुलजिम के पेशी की तारीख लगाई थी और वो कोर्ट के आदेश के अनुसार आज पेश हुए। उनके अधिवक्ता महोदय ने आज बेल की एप्लीकेशन लगाई, जिसपे जज साहब ने 25,000 के मुचलके के साथ परसों तक की अंतरिम जमानत दी है और उनको जिस आधार पे हम उनको प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं वो सारे कागजात पुलिस ने उनको दे दिया है। 6 महिला पहलवानों ने बृजभूषण और विनोद तोमर पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे और बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई हो इसलिए वो लगातार कई हफ्ते अनशन पर भी बैठे। दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को केस दर्ज करने के बाद 15 जून को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए बृजभूषण और विनोद तोमर को समन जारी करते हुए 18 जुलाई को पेश होने के लिए कहा था। अब 20 जुलाई को कोर्ट रेगुलर बेल पर सुनवाई करेगा, दोनों पक्षों की बहस सुनेगा और बहस सुनने के बाद ये तय करेगा कि आरोपी को रेगुलर बेल दी जाए या नहीं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुस्लिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अडानी ग्रुप की एजीएम में ग्रुप के चेयरमैन ने क्या कहा।
अडानी ग्रुप की एजीएम आज आयोजित की गई, जिसे खुद चेयरमैन गौतम अडानी ने संबोधित किया है। गौतम अडानी ने कहा है कि भारत 2050 तक 25 से 30 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि अडानी ग्रुप का बैलेंस शीट, संपत्ति और कैश फ्लो पहले के मुकाबले और अधिक मजबूत हुआ है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक झूठ और टारगेट कर बदनाम करने की साजिश थी। मामले की जांच कर रही एक्सपर्ट कमेटी को किसी भी तरह की अनियमितता नहीं मिली है। सहारा समूह के 10 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही उन्हें अपना पैसा वापस मिलना शुरू हो जाएगा। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नीता शर्मा। सहारा समूह में जिन 10 करोड़ डिपॉजिटर्स ने अपना पैसा डिपॉजिट किया था, उनके लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही अब उन्हें अपना पैसा, कुछ पैसा यानी वापस मिलना शुरू हो जाएगा। जो केंद्रीय कॉर्पोरेशन मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने आज सहारा रिफंड पोर्टल जो है वो इनॉग्रेट किया है। तो ये पोर्टल कैसे काम करेगा? इस पोर्टल के लिए काम करने के लिए आपको अपनी जो सब डिटेल्स हैं वो अपने पास रखनी होंगी। साथ में अपने मोबाइल फोन को आधार से लिंक करना होगा और आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा। जो ये डिटेल्स हैं वो आपको अपने पास रखनी होंगी। साथ में फॉर्म को डाउनलोड करके उस फॉर्म में डिटेल्स डाल के दोबारा से इस फॉर्म को अपलोड करना होगा। लगभग 45 दिन में पहली किस्त जो है यानी 10,000 रुपए की जो राशि है वो मिलना आपको शुरू हो जाएगी। जिन लोगों के पास ऑनलाइन सर्विसेज की सहूलियत नहीं है वो CSC यानी डिजिटल सर्विसेज में अपना पंजीकरण जो है वो करवा सकते हैं, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है। साथ में ये जो पोर्टल है, पहले 10,000 रुपए जो छोटे निवेशक हैं, क्योंकि सरकार जो है छोटे निवेशकों को हेल्प करना चाहती है, इस करके 10,000 रुपए जो है वो पहली किस्त में ट्रायल बेसिस में इन लोगों को दिया जाएगा। लगभग ये बताया जा रहा है कि ये जो पोर्टल है इसमें 1 करोड़ 7 लाख लोग जो हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं, जिन्हें शुरुआती किस्त में 10,000 रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे। कुल मिलाकर 4 करोड़ जमाकर्ता ऐसे हैं जिन्हें पहले ट्रायल बेसिस में 10,000 रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे। पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है ये ऑनलाइन जो है वो की जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है इन सभी डिपॉजिटर्स के लिए जो पिछले कई सालों से अदालतों के धक्के खा रहे थे, लेकिन उन्हें अपना पैसा जो है वो वापस नहीं मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल मार्च 2023 में एक आदेश दिया था जिसमें बोला था कि सहारा सेबी रिफंड खाते में 5,000 करोड़ रुपया जो है वो दे देना चाहिए, ताकि जो सरकार है इन छोटे टाइम जो डिपॉजिटर्स हैं उनकी मदद कर सके। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों की मौत हो गई है और कुछ विशेषज्ञ इन मौतों का कारण जानवरों को दिए गए घटिया रेडियो कॉलों को मानते हैं। हालांकि सरकार इन आरोपों को वैज्ञानिक सबूत के बिना अटकलें और अफवाह कहकर नकारती है, लेकिन NDTV के पास फुटेज है जिसमें अधिकारी एक मृत चीते के कॉलर की जांच करते हुए दिख रहे हैं। कूनो में नर चीते सूरज के रेडियो कॉलर को हटाने पर उसके गर्दन के नीचे संक्रमण फैला हुआ था। गहरे घाव में कीड़े भरे हुए थे। सूरज 8वां चीता है जिसकी कूनो में मौत हुई। कूनो के सभी चीतों के पास अफ्रीकी वन्यजीव ट्रैकिंग रेडियो कॉलर है। हालांकि कई विशेषज्ञ अब इस कॉलर में लगे बेल्ट की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पन्ना को बाघों से आबाद करने वाले श्रीनिवास मूर्ति भी। हम लोगों की ऑब्जर्वेशन का जो रेजिम है दैट वाज क्वाइट टाइट। लिटरली 24/7 का मतलब 24/7 है। अब यहाँ का इनसाइड मतलब मैकेनिज्म रूटीन इन लोगों ने क्या बनाया, आई डोंट नो एनीथिंग। वो यदि वो कॉलर सिंथेटिक है, इमीडिएटली दे नीड टू बी रिप्लेस्ड। ओके, क्योंकि सिंथेटिक जैसा आप भी बेल्ट पहनते हो ना, सिंथेटिक का कोई भी घर में सिंथेटिक होता है। प्लास्टिक बेसिकली पॉलीमर है वो। हाँ। इनिशियली इट मे बी सॉफ्ट, बट विद द टाइम उसकी पॉलीमराइजेशन हो जाता है तो टाइट हो जाता है। बट इन केस इट इज अ लेदर, then leather will start absorb soaking the water and then start मतलब
उसकी elasticity मतलब बढ़ जाती है. ओके. And it exactly doesn't harm that much. अच्छा. थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है. When in wet conditions, sultry conditions, मतलब they will not be very comfortable. मतलब खुद को ही ज्यादा घाव कर देंगे. ओके. और सर कभी आपने टाइगर में भी ऐसी कोई डेथ देखी है बिकॉज ऑफ रेडियो कॉलर? हमने मैगट्स देखा है लेकिन हम डेथ होने नहीं दिया. एक सूत्र के मुताबिक सूरज की मौत के बाद एक और चीते पवन को बेहोश करके उसका रेडियो कॉलर निकाला गया, क्योंकि उसके रेडियो कॉलर के नीचे मक्खियों ने अंडे देना शुरू कर दिया था, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कीड़े और मक्खियों से पवन की भी मौत हो सकती थी. हालांकि एनटीसीए ने एक प्रेस रिलीज के जरिए कहा है, मीडिया में ऐसी रिपोर्टें हैं जिनमें चीतों की मौत के लिए उनके रेडियो कॉलर आदि सहित अन्य कारणों को जिम्मेदार ठहराया गया है. ऐसी रिपोर्टें किसी वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है, बल्कि अटकलें और अफवाहें हैं. इन सवालों के बीच सरकार ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव जयेश चौहान का तबादला कर दिया, जबकि कॉलर का मुद्दा भी हल नहीं हुआ है. चौहान ने ही कुछ दिनों पहले चीतों को कहीं और बसाने का भी सुझाव दिया था. हमारे जो सभी चीता जो अभी तक आए हैं 2 फेजेस में, वो सब कूनों में हैं. और अभी द करंट सिचुएशन इज लाइक से हैविंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. तो आपको ये ज़रूरी है कि चीता के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए आपको ज्योग्राफिकली सेपरेटेड लैंडस्केप में आपको उनको रखना ज़रूरी है, सो दैट इट एक्चुअली वर्क्स एज एन इंश्योरेंस. 27 मार्च को साशा नाम की मादा चीता की किडनी की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई. 23 अप्रैल को उदय की, 9 मई को दक्षा की मौत हुई. 23 से 25 मई के बीच कूनों में जन्मे 3 शावकों की मौत हो गई. 11 जुलाई को एक और नरचीता तेजस मृत पाया गया था. अब कूनों में केवल 15 चीते हैं, जिनमें 11 खुले जंगलों में और एक शावक सहित 4 चीते बाड़ों में हैं. भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया. और इस खबर के साथ देश की बात में इतना ही. खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा.